इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सिर्फ मेंस का टॉपिक है और रिसेंटली 2 सालों से इस पे सवाल बहुत सारे भी पूछ रहे हैं और टफ भी पूछ रहे हैं। हालांकि पहले भी एक सवाल मोस्टली हर साल रहता था, अभी तो हर साल तो होता ही होता है और थोड़े से लेवल भी हाई होते हैं। इससे पहले जो पूछा जाता था इस पे सवाल, वो सिंपली ये पूछते थे कि ये अगर वेवलेंथ है तो किस जोन में होगा। स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक स्पेक्ट्रम होता है, तुम लोग पढ़ोगे, इंफ्रारेड, विजुअल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, है ना। तो ये स्टेटमेंट, ये जो है मैं स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा बताऊंगा नहीं, ये तुम खुद से देख लोगे एनसीईआरटी या एचसी वर्मा से, ठीक है। क्या वेवलेंथ है, क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या रेंज है, तो वो जरूर ड्रॉ कर लेना नोटबुक में। मैं तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। बीच बीच में कभी बताया भी था थोड़ा सा, बट अभी आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको। व्हाट इज लाइट, ये बहुत ही टफ सवाल था। पहले के लिए लाइट है क्या, किसी ने न्यूटन ने कुछ कहा, उससे पहले कुछ लोगों ने कुछ और कहा था। अल्टीमेटली मैक्सवेल ने फाइनली इसका आंसर दिया कि दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो एक्चुअली में सबसे पहले उन्होंने क्या दिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ होता है, कुछ एग्जिस्ट करेगा। मैक्सवेल ने सबसे पहला आदमी जिन्होंने ये यूनिफाई किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, द टू आर नॉट इंडिपेंडेंट, द टू आर इंटरडिपेंडेंट, एक से दूसरा डिपेंड कर रहा है, अलग नहीं है। इसलिए अब थ्योरी को बोला जाता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक को मिला करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग डील किया जाता था, मैग्नेटिक फील्ड को अलग डील किया जाता था। और एक चीज स्टेटमेंट सुनना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो दोनों को हम इंडिपेंडेंटली डील कर सकते हैं, है ना, यही किया जाता था। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। और चेंज कैसे हो रहा है, कांस्टेंट रेट से हो रहा है या वेरिएबल रेट से हो रहा है। तो अगर चेंज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, तो एक दूसरे को प्रोड्यूस करता है, एक दूसरे को सस्टेन करता है, ठीक है ना। तब हमें इसका इंटर रिलेशन चाहिए। एक्चुअली में मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए 4 बेसिक थ्योरी बताया, और वो उन्होंने कुछ बताया नहीं, जो पहले से थ्योरी एग्जिस्ट कर रहा था उसी को कहा कि दिस 4 आर बेसिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया कि लाइट है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो पहले मैं थोड़ा सा ये बताता हूं, फिर मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस क्या दिया वो डिस्कस करेंगे, है ना। ईएम वेव जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टरबेंस है और मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टरबेंस है। तो अगर ये वेव प्रोपोगेट करे तो E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है लाइट सी से चलता है, ये लिखेंगे। बी इक्वल टू बी होगा बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी।
और अगर सपोज मैं इसको लिख दूं कि ये जे कैप में है, तो ये इसके परपेंडिकुलर के कैप में होगा, एंड ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, ये एक दूसरे को सस्टेन करता है, ये चेंज हो रहा है तो ये प्रोड्यूस कर रहा है, ये चेंज हो रहा है तो ये प्रोड्यूस करता है, और ये डिस्टरबेंस स्पेस में प्रोपगेट करता है perpendicular to E as well as B, and direction of velocity will be given by wave propagation जो है that will be given by E cross B. डायरेक्शंस के लिए लिखा हूं B क्रॉस E नहीं, E क्रॉस B. तो ये इतना नहीं, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, इसको मैं डायग्राम में दिखाने की कोशिश करता हूं. ये हमने कभी पहले भी बताया है बट फिर से बता रहा हूं. सपोज ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया. इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन, इसको तुम नोट डाउन कर सकते हो क्या क्या हमने लिखा है. जो फेज ई का है, मैग्नेटिक फील्ड का भी फेज वही होता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू कैन नोट इट डाउन. वेव जो प्रोपगेट करेगा वो ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में जाएगा. ई एंड बी आर परपेंडिकुलर. इतना सारा इंफॉर्मेशन मिला. अगर मैं सपोज यहां पे लूं टाइम के साथ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे x0 ले लिया, या x0 नहीं, ये ग्राफ किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए लिख रहा हूं, तो अगर मैं ड्रॉ करूं कि अलग अलग पोजिशंस पे वेव कैसा होगा, तो तुम देखोगे ये साइन का फॉर्मूला होगा और ऐसे जाएगा. अलग अलग पॉइंट पे ऐसा रहेगा ई. हालांकि मैंने साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी लिखो या एक्स बाई सी माइनस टी लिखो, सिर्फ फेज का डिफरेंस है. तो एक्चुअली मैं ड्रॉ जो कर रहा हूं वो एक्स बाई सी माइनस टी, बिकॉज ये ऊपर बढ़ रहा, अदरवाइज ये नीचे जाता. ये जेड का, ये जेड एक्सिस में है, इसका ऐसे आएगा. ये अभी एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ई था, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो निगेटिव हो जाएगा बिकॉज साइन का फंक्शन है. देन इट बिकम्स लाइक दिस. अब अगर ये निगेटिव एक्स एक्सिस में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में, तो मैग्नेटिक फील्ड निगेटिव जेड एक्सिस में चला जाएगा. रेड कलर से मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा हूं, व्हाइट कलर से इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा हूं. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये एक्स एक्सिस में प्रोपोगेट कर रहा है. ये और ये 90 डिग्री पे है, ये दिखाया. हालांकि मैंने जो ग्राफ अभी ड्रॉ किया है ना, वो इसके जस्ट ओमेगा एक्स बाय सी माइनस टी का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, बिकॉज शुरुआत में मैंने पॉजिटिव ले लिया. अगर इसी का ड्रॉ करते तो पहले ये लिखते और फिर ये लिखते. सो नेक्स्ट लिखो, 4 बेसिक इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. 4 बेसिक इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. पहला बेसिक इक्वेशन, अब देखो जो तुमने पढ़ा है
वही चीज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जब हम लोगों ने 12th में स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब जब पढ़ा था, एक आया था गॉस लॉ। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या था कि भी अगर हम टोटल फ्लक्स ले थ्रू द क्लोज सरफेस, दैट इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का पहला लॉ, फर्स्ट बेसिक लॉ, it says that E dot ds through a closed surface है इसलिए यहाँ पे ये सर्कल देते हैं, that is equal to q inside divided by epsilon naught. This is first equation of four basic formula. ये तो जानते ही हो। सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशंस है, तो ये गॉस ने दिया। गॉस का एक मैग्नेटिज्म में भी इक्वेशंस है, शायद मैं अभी बताया नहीं हूं, चाहे बोला जरूर होगा बच्चों, मैंने कभी बोला होगा कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। जिससे इलेक्ट्रिसिटी में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, वैसे ही मैग्नेटिज्म में एक प्लस नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ये दोनों होता है। लेकिन एक्चुअली में अगर मैं कट करूं तो सिर्फ नॉर्थ पोल नहीं मिलता है, सिर्फ साउथ पोल नहीं मिलता है। और अगर यहाँ पे मैं B डॉट डी एस करूं, B डॉट डी एस थ्रू क्लोज सरफेस, जब भी होगा तो वो डायपोल ही होगा। तो नेट B dot ds through the closed surface must be 0. इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनाता है वो क्लोज लूप बनाता है। यू नो दैट जब क्लोज लूप बनाता है तो कोई भी क्लोज सरफेस अगर लोगे तो जितने फील्ड लाइंस उसमें इन करेंगे उतने फील्ड लाइंस उसमें बाहर जाएंगे। तो दिस इज सेकेंड गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। थर्ड, फेराडेज लॉ पढ़े हो? फेराडेज लॉ क्या था बच्चों? किसी फील्ड, किसी रीजन से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा कितना था, माइनस डी फाइव बाई डी टी होता था, है ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैसे लिखते थे? ई डॉट डीएल का इंटीग्रेशन थ्रू द क्लोज लूप, दैट इज इक्वल टू, उससे कितना फ्लक्स जा रहा, माइनस डी फाइव बी, बी फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, यही है ना फैराडेज लॉ। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। दिस इज वन ऑफ द बेसिक इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ये एग्जैक्टली क्या बताता है? ये फॉर्मूला ये बताता है, फैराडेज लॉ ये बताता है, वो एक्सपेरिमेंट ये बताता था कि अगर किसी रीजन से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। एंड फोर्थ, और कौन सा लॉ बचा हुआ है जो हम लोगों ने पढ़ा है?
ये हो गया बच्चों गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, दिस इज फैराडेज लॉ। साथ साथ लिखते जाओ। और कोई बचा हुआ है? एम्पियर। एम्पियर्स लॉ भी पढ़े थे ना? एम्पियर्स लॉ क्या पढ़ा था? B डॉट dl V dot dl through the closed loop is equal to mu naught into I. This is fourth formula. This is four basic formula और इसी पे पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एग्जिस्ट एक्सप्लेन होता है। लेकिन ये जो फोर्थ है वो थोड़ा इनकम्प्लीट है। सो दिस इज इनकम्प्लीट एम्पियर्स लॉ। इनकम्प्लीट का मतलब ये जो है अभी ये है स्पेशल केस के लिए लिखा हुआ, जनरल नहीं है। मतलब कुछ जगह पे वैलिड है और कुछ जगह पे ये इनवैलिड हो जाता है, तो इसको कंप्लीट मैक्सवेल ने किया है ना। तो फोर्थ जो बेस लॉ है वो एम्पियर्स लॉ जो है वो मॉडिफाइड वर्जन में है, उसको हम डिस्कस करेंगे। क्या यहां तक चीजें समझ में आई? मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ ये डिस्कस करना है। एम्पियर्स लॉ क्यों इनकम्प्लीट है, क्यों ये स्पेशल केस है, इसको दो तरीके से समझाता हूं। अगर मैंने यहां पे एक लूप लिया बच्चों, एक ऐसे लूप लिया और यहां पे मैं B डॉट डीएल किया, B डॉट डीएल थ्रू दिस लूप, ये सर्टेनली म्यू नॉट इनटू अभी आई करंट इसको क्रॉस कर रहा है। तो जो हम आई लिखते हैं वो कौन सा आई लिखते हैं? वी राइट आई, जो हमने लूप लिया है उस लूप के साथ एक सरफेस एरिया एसोसिएटेड होता है और वो सरफेस एरिया को कितना करंट इंटरसेक्ट कर रहा, पियर्स कर रहा, उसको कट करके जा रहा, वही करंट हम लिखते हैं आई, है ना। तो अगर कोई कहे कि सर इसके साथ जो सरफेस एरिया अटैच्ड है वो ये है, मतलब ये वायर ले लो, उसको सॉफ्ट सॉल्यूशंस में डिप करो, वायर फ्रेम सर्कुलर, तो उसके साथ एक सोप का फिल्म बन जाएगा, तो ये फिल्म को क्रॉस करने वाला ये करंट है। तो यहां तो एम्पियर्स लॉ करेक्ट हो गया। लेकिन किसी ने क्या किया, उस फिल्म को थोड़ा सा बल्ज कर दिया, थोड़ा ऐसे बना दिया। ये एरिया एसोसिएटेड मैं ये नहीं ले रहा हूं, मैं एरिया एसोसिएटेड ये ले रहा हूं, ले सकता हूं, थोड़ा बल्जिंग है ना। समझ में आ रहा है? ये ऐसे थोड़ा सा ये बल्ज कर दिया कि एरिया जो एसोसिएटेड है वो कैपेसिटर को इंक्लोज कर रहा है, बाहर चला गया, ऐसा हो गया। अब इसी से ये एरिया एसोसिएटेड है, ये फ्लक्स नहीं होकर के ऐसे ले लिया, सॉरी ये एरिया नहीं होकर के ऐसा एरिया लिया। अब अगर मैं बात करूं कि ये करंट तो ऐसे जा रहा है लेकिन कैपेसिटर के बाद तो करंट जा नहीं रहा, तो इस एरिया को कोई भी करंट पियर्स नहीं कर रहा है क्या ऋतु जी? और ये समझ में आ रहा है क्या? ऐसे था और मैंने थोड़ा ऐसे ले लिया, सोचो ये बैलून टाइप का है ना, कि बैलून में हवा नहीं रहेगा, निकल जाएगा, खुला हुआ है, तो ये वाला एरिया जो इनक्लोज हो गया। लेकिन B डॉट डीएल में इस सर्कमफ्रेंस पे लूं तो जो पहले आ रहा था अभी भी वही आएगा, लेकिन इस एरिया को कट करने वाला कोई करंट नहीं है, पियर्स नहीं हो रहा है, मतलब अभी इधर आई जीरो हो जाएगा, जबकि इधर तो जो है वही रहेगा। दैट मीन्स मैक्स एम्पियर्स का ये लॉ फेल हो गया। ठीक है,
तो मैक्सवेल ने क्या सजेस्ट किया कि एक्चुअली इससे करंट तो नहीं जा रहा है, क्रॉस कर रहा है, बट व्हाट इज हैपनिंग कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस लूप के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स अटैच्ड है क्या? सॉरी, ये सरफेस एरिया के साथ लूप नहीं, ये सरफेस एरिया जो इस लूप से एसोसिएटेड है उसके साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड है, और वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है कि नहीं? क्योंकि जब चार्जिंग हो रहा है, अभी जो हमने करंट लिया यहाँ पे स्विच ऑन किया था, करंट था, चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर वाला केस ले रहे हैं, तो यहाँ का चार्ज चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, दैट मींस फ्लक्स चेंज हो रहा है। मतलब उन्होंने ये सोचा कि अगर हम एम्पियर्स लॉ को लिखें, अगर उसको कंप्लीट करना है, तो उसमें B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I लिखें, जो करंट है, और प्लस उसके साथ अगर मैं ये भी एसोसिएट करूं कि उसके थ्रू अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, उसको भी कंसीडर कर ले, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। बात क्लियर? एक और तरीके से इसको समझाता हूं, ऊपर से निकल गया कुछ, थोड़ा सा गया अंदर। बच्चों ये स्विच क्लोज किया, मैं अभी बाहर लूप लिया था, मैं ना क्या करता हूं, अंदर ही लूप लेता हूं। और एक्चुअली में देखो तो अगर ये अंदर ही लूप लिया तो कहोगे सर आप ऐसा ही सरफेस एरिया ले लो जैसे हम हमेशा लेते थे। कहोगे सर बल्जिंग वाला क्यों ले रहे हो, मत लो ऐसा, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो मैंने ऐसे ही एरिया ले लिया, और मैं अगर देखा यहाँ पे बी डॉट डीएल, एक्चुअली में देखा बी डॉट डीएल सम एक्सपेरिमेंट से, सम टेक्निक से अगर मैं निकाल लिया, तो बी डॉट डीएल जो है वो 0 नहीं आया। मतलब अगर मैं कहूं कि अभी यहाँ पे एक मैग्नेटिक निडल ले गया, तो यहाँ पे मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, दैट मींस यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है। इफ वी टेक बी डॉट डीएल थ्रू दिस लूप एंड दैट डज नॉट कम्स 0, लेकिन अगर एम्पियर्स लॉ हम लिखेंगे जो ओरिजिनल एम्पियर्स लॉ था, तो इससे तो कोई करंट नहीं जा रहा है, तो बी डॉट डीएल शुड बी 0 अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, बट इट इज नॉट 0, दैट मींस एम्पियर्स लॉ यहां फेल कर रहा है। तो मैंने दो तरीके से समझाया, क्या ये क्लियर हुआ कि हाँ एम्पियर्स लॉ फेल हो रहा है? मोडिफाइड एम्पियर्स लॉ इज बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई, जो आई तो था ही, प्लस मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वेरिएशंस को भी इंक्लूड किया, और उन्होंने इसको लिख दिया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। तो जिस भी क्रॉस सेक्शन एरिया को अब हम ले रहे हैं, जिस भी क्रॉस सेक्शन एरिया को, तो उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अटैच्ड है, अगर वो चेंज हो रहा है तो उसको भी काउंट करना होगा। अगर वो कांस्टेंट है तो इट्स ओके, लेकिन चेंज हो रहा है तो उसको भी काउंट करना पड़ेगा। एंड दिस इज द कंप्लीट एम्पियर्स लॉ। ये ई लिखे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं बच्चों, म्यू नॉट बाहर ले लिया, ये आई हो गया, प्लस ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं, ये याद कर लो, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। अब देखो ये आई है तो इसका भी यूनिट किसके बराबर होगा, आई वाला ही होगा। इसका भी डायमेंशन किसका, आई का डायमेंशन है, करंट का डायमेंशन है, तो ये भी करंट है, तो इसको नाम दे दिया गया म्यू नॉट, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये भी करंट है, तो इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट मींस चार्ज क्रॉस कर रहा है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट, वन कॉरेस्पॉन्डिंग टू किसी एरिया से चार्ज क्रॉस कर रहा है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट बोलेंगे।
या उस क्रॉस सेक्शन एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी हम एक करंट बोलेंगे और उस करंट को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। मैं फास्ट तो नहीं बोल दिया? मुझे लग रहा बहुत तेज बोल दिया, बट लिख दिया सारा चीज, तो लिख लो, फिर रिकॉर्ड नहीं हुआ। B dot dl that is equal to mu naught IC plus ID। बच्चों तुम अलग से लेकर के कर सकते हो, इसमें ना लूप तो यही ले रहा हूं, उससे एसोसिएटेड एरिया इसको मैं बोल रहा हूं 1 और इसको बोल रहा हूं एसोसिएटेड एरिया को 2। इफ यू टेक वन एसोसिएटेड एरिया तो उस केस में आईसी जो हो जाएगा वो हो जाएगा dq बाई dt और id जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। और जब हम सेकेंड लेंगे, इफ यू टेक सेकेंड एसोसिएटेड एरिया इन राइटिंग दिस, तो उस केस में कोई करंट नहीं क्रॉस कर रहा है, तो आईसी हो जाएगा 0 और आईडी लिखेंगे यही वाला टर्म एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। और अभी अभी हमने देखो यहाँ पे प्रूफ किया कि दिस इज ऑल्सो dq by dt। सो ये लो चाहे ये लो, रिजल्ट विल बी सेम। तो मैं मुझे लगता है कि मैंने प्रूफ कर दिया है, तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं आया नहीं पता। एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा सवाल दिया है, तो ये देखोगे डिस्प्लेसमेंट करंट जहां पे समझाया, उसके बाद उन्होंने क्या किया है, एक पैरेलल प्लेट नहीं लेकर के, पैरेलल प्लेट लिया बट स्क्वायर प्लेट नहीं लेकर के सर्कुलर प्लेट लिया। सर्कुलर प्लेट कैपेसिटर लिया है, पैरेलल है, और कहा इसके सेंट्रल एक्सिस से r डिस्टेंस पे व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, कैपेसिटेंस, ये सब दिया हुआ है। ये चार्जिंग का केस है, इसमें करंट है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज हो रहा है। तो कैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे इस पॉइंट पे, तो क्या करो, यहां पे एक r रेडियस का लूप ले लो, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, एग्जिस्ट करता है, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। तो यहाँ पे अगर मैं बी डॉट डीएल लिया पूरा, और देखो ये सर्कुलर प्लेट लेने का मेन एम ये है कि जैसा पॉइंट ये है वैसा ही पॉइंट ये, वैसा ही पॉइंट ये, वैसा ही पॉइंट ये। अगर मैं पैरेलल लेता तो हो सकता है अगर बहुत बड़ा ना हो तो ऐसा नहीं करता, बट यहाँ पे सिमेट्री रहेगा, तो ये हो जाएगा बच्चों सॉरी बी डॉट डीएल इज इक्वल टू कंडक्शन करंट, तो यहाँ पे 0 ही हो जाएगा, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पाई आर स्क्वायर इंटू ई, ठीक है ना। और बी डॉट डीएल क्या लिखेंगे, तो देखो
बी डॉट डीएल, बी हर जगह पे यूनिफॉर्म होगा तो सिंपली लिख लेंगे बी बाहर, और डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों 2πr, इसको पहले लिख लिया b इंटू डीएल, क्योंकि b टेंजेंशियल होगा, और फिर यहां से ऐसे लिख लिया, b को बाहर ले लिया, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर बाहर डी बाई डी टी ऑफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा, और सिग्मा कितना लिखेंगे Q बाई ये टोटल प्लेट का एरिया, और तुम्हें यहां से B निकल जाएगा, तो ये इसको कंप्लीट कर लो। मैक्सवेल के 4 बेसिक इक्वेशन जो उन्होंने बताया, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था इक्वेशंस, उसी को बताया, और इसके बेसिस पे देखना वो कितने इंटेलिजेंट थे, कितने शार्प माइंड के थे। एक्चुअली में उन्होंने ये पहले सबसे पहले बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करता है, और वो अगर एग्जिस्ट करता है वेव तो उसका स्पीड क्या होगा ये उन्होंने बताया, और जो अभी हमने ई नॉट और बी नॉट में क्या रिलेशन है वो बताया। तो मैं पहले बताता हूं कि क्या रिलेशन होता है। तो एक फॉर्मूला अगेन, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो याद रखना है वह तुम्हारा ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इंटू सी, और एक फॉर्मूला था C इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। आई होप कि बहुत सारे बच्चों को ये पता भी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और अभी भी जैसे लास्ट 2 साल में देखोगे तो बहुत सारे सवाल सिर्फ इस पे आए हैं। ये वाला पहले से पूछता था, मैंने पहले बताया कि पहले या तो स्पेक्ट्रम से पूछता था या एक सवाल इससे आता था, यही 2 सवाल आते ही थे, लेकिन लास्ट 2-3 सालों से टफनेस बढ़ गया है, तो ये दोनों मैं अभी प्रूफ करूंगा, और ये बड़ा मजेदार है। कुछ बच्चे एंजॉय करेंगे, और जिसको नहीं एंजॉय करना है, मतलब नहीं समझना है, कोई बात नहीं, ये सिर्फ याद कर लो, बट वी विल प्रूव दिस। तो मैक्सवेल ने कैसे प्रूव किया वो बताते हैं। उन्होंने मान लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करता है, और E इज इक्वल टू यही जो अभी लिखा था E नॉट साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई सी, सी इज द स्पीड ऑफ द वेव, ये जे कैप में है। सबसे पहले मैं फैराडेज लॉ लिखता हूं। कहा कि एक स्पेस से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उन्होंने उस समय तो हाइपोथेटिकल माना कि ऐसा होता है, और ये वेव प्रोपोगेट कर रहा है। तो अगर ये वेव प्रोपोगेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड इधर है एक्स वाई जेड, और उन्होंने एक लूप लिया, तो फैराडेज लॉ है क्या बच्चों, फैराडेज लॉ है E डॉट dl का इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी, यही है ना फैराडेज लॉ। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस रीजन से, इस लूप से जो y एक्स वाई प्लेन में है ये लूप लिया, ये सपोज x नॉट है, ये सपोज x नॉट प्लस l है, स्क्वायर लूप ले लेते हैं, ये भी l लेंथ का है, ऐसे ले लिया। x नॉट नहीं लेता हूं, थोड़ा सॉरी वेरिएबल लेता हूं, यहां से x प्लस l,
मुझे ई डॉट डीएल निकालना है। तो बताना, अगर मैं यहां से ऐसे जा रहा हूं, ई डॉट डीएल इस पाथ से कितना होगा, ये वाला टर्म एलएचएस निकालता हूं। ई नॉट ओमेगा टी एक्स बाई सी इंटू एल, ये सही लिखा क्या? इससे क्या हो जाएगा ई डॉट डीएल, 0, और इससे क्या हो जाएगा ई डॉट डीएल, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और हम जा रहे हैं नीचे, तो जाएगा माइनस ई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन यहां का जो x है वो x प्लस एल है, माइनस एक्स प्लस एल अपॉन सी इंटू एल, ये लेंथ एल, और ये माइनस क्यों है ये क्लियर है। इसके थ्रू कितना हो जाएगा, 0। तो देख रहे हैं बच्चों, ये ई नॉट बाहर और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी माइनस साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी माइनस माइनस, ये दिख नहीं रहा होगा, तुम इसको लिख सकते हो ओमेगा एल बाई सी। डोंट वरी, इसको जस्ट ऐसा लिखा है, कुछ बड़ा सा चीज नहीं लिखा हूं, ये एलएचएस लिखा हूं, आरएचएस लिखते हैं हम। आरएचएस लिखना है, तो टू फाइंड आरएचएस सबसे पहले तो फाइव बी चाहिए। हाउ टू फाइंड फाइव बी? जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो स्टार्ट करें, फाइव बी लिखना। इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स, तो यहां का मैग्नेटिक फील्ड अलग, यहां का अलग, यहां का अलग, यहां का अलग। तो फॉर दैट ये थोड़ा मेहनत करने वाला चीज है बच्चों। यहां से एक्स डिस्टेंस पे, जनरल एक्स पे एक स्ट्रिप ले लेते हैं, तो फाइव बी लिखने के लिए क्या करता हूं मैं, एल इंटू डी एक्स बी इंटू एल इंटू डी एक्स, सॉरी, उसका इंटीग्रेशन। थोड़ा पेशेंस रखो, बोर्ड मेरा छोटा है तो मैं लिख नहीं पा रहा हूं, बट डिक्टेट कर रहा हूं। फाइव बी बी एल डी एक्स, बी कितना है, बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी, ये एल लिख दिया, डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन, लिमिट वेरीज फ्रॉम एक्स टू एक्स प्लस एल। साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस, माइनस कॉस ना, मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, तुम यहाँ पे लिखो
बी नॉट एल बाहर, साइन का हो जाएगा कॉस माइनस कॉस, और एक्स का भी कोफिशिएंट है, so phi b will come out as b naught l cos omega t minus x by c इसका कोफिशिएंट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो -1/c डिवाइड कर लेंगे, और इसका माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, लिमिट x टू x प्लस l। चाहिए ओमेगा भी रहेगा यहाँ पे, डिवाइड बाई ओमेगा, ओमेगा बाई सी है ना कोफिशिएंट। लेकिन मुझे तो क्या निकालना था बच्चों, -d5/dt, सो RHS will be -d5/dt देखो ये अब डिफरेंशिएट करें तो ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस है तो बी नॉट एल सी, ओमेगा चला जाएगा, और ये देखना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कॉस का हो जाएगा माइनस, तो देखो मैं लिखता हूं यहाँ पे, पहले यहाँ पे x प्लस एल वाला है, फिर x है, तो ये जस्ट करके देखो, तो मैं बता रहा हूं कि क्या आने वाला है, कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई, कॉस के जगह साइन माइनस साइन ओमेगा टी माइनस एक्स प्लस एल बाई सी, और एलएचएस से जो लिखा था मैंने, एलएचएस से जो लिखा था और आरएचएस से जो आ रहा है, दोनों का मैच कराओ, तो ये जो साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी और माइनस सी आ रहा है, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। यहां भी एल था, एल कहीं छूट गया क्या, एल था मल्टीप्लाइड में, एल था, एल यहां भी है, तो इससे सिर्फ आ जाएगा बच्चों ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इंटू सी, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस करो तो ये आ जाएगा। किसी को आया क्या? तो बच्चों अभी हमने क्या किया सुनना, एक बार सिर्फ समझ में आ गया, ये लिखने में थोड़ा बड़ा बड़ा है, बट जैसे लिखोगे सब क्लियर हो जाएगा, और अच्छी वर्मा में किया हुआ है। मैंने क्या किया कि एक्स वाई प्लेन में एक रेक्टेंगुलर लूप ले लिया, रेक्टेंगुलर लो या स्क्वायर लूप ले लो, डजंट मैटर, और इस लूप को लेकर के यहां पे मैंने फैराडेज लॉ लिखा, ई डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू माइनस d5/dt। ई डॉट डी एल निकालना ये बहुत ही आसान है, और d5/dt इसके लिए मुझे पहले फाई भी निकालना होगा, क्योंकि b अलग अलग पॉइंट पे अलग है, तो पहले फाई भी के लिए इंटीग्रेट किया, x के साथ चेंज हो रहा है, एरिया है, तो पहले ये पूरे लूप से फ्लक्स लिख लिया किसी टाइम पे, अब उसी फ्लक्स को क्या कर लिया, डिफरेंशिएट कर लिया टाइम के साथ, इंटीग्रेट किसके साथ किया है, x के साथ, डिफरेंशिएट किसके साथ किया, चूंकि d5/dt है, माइनस साइन भी है, सो कंसिडरिंग दिस इफ यू राइट यू विल गेट दिस इक्वेशंस, ई नॉट और बी नॉट में रिलेशंस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दूसरी तीसरी बार बोल रहा हूं। अब दूसरा जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है, यहां मिट गया, C इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट,
और उसके लिए क्या करो, एम्पियर्स लॉ लगाओ। कौन सा एम्पियर्स लॉ? मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। बिकॉज यहाँ पे तो कोई करंट है नहीं, ये तो वेव प्रोपोगेट कर रहा है, तो मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ लगाओ और ऐसा ही एक लूप कंसीडर करो। लेकिन इस बार जो लूप कंसीडर करोगे ना, वो तुम्हें स्मार्टली किस प्लेन में कंसीडर करना होगा? ऐसे एक लूप कंसीडर करो, ऐसा। और मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ लिखो। मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ क्या था? बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। जैसा मेथड हमने यूज किया वही मेथड यूज करो, फिर इसका यूज आएगा और फाइनली ये प्रूफ हो जाएगा C इज इक्वल टू। और अब मेरी बात सुनना एक मिनट, ये C क्या था इक्वेशंस में? साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई, यहां जो लिखते थे वो स्पीड होता था वेव का, और वेव का स्पीड जो प्रेडिक्ट किए मैक्सवेल ने, वो ये टर्म आया म्यू नॉट का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अगर पुट कर दिया तो ये जो आ जाता है वो आ जाता है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। क्या मैं कर रहा हूं? ये C तो अभी C यूज कर रहा है जो स्पीड का लाइट, ये सोचो C की जगह V है, क्योंकि बुक में भी C लिखा था C, बट मैं चाहता हूं कि यहाँ पे V लिख दूं। वेव का प्रोपगेशन का स्पीड ये आया, और ये जब वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाता है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। तो उन्होंने कहा कि हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एज्यूम किया कि ऐसा एग्जिस्ट करता है, दैट ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट, मतलब लाइट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बिकॉज ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं है, ये कुछ रिलेशन है, तभी वो लाइट के स्पीड के बराबर आता है। और उन्होंने ये कहा, बट लोगों ने नहीं माना, क्योंकि उन्होंने तो थ्योरेटिकली बताया ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करता है, ऐसा होगा, और वो लाइट के स्पीड से चलेगा, मतलब लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये मैक्सवेल ने बताया था। उसके बाद बहुत दिन बाद हर्ट्ज नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने रियली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस किया, और वो उसको डिटेक्ट किया गया कि हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हर्ट्ज ने किया था उस समय, फिर वो थे नहीं उस समय मैक्सवेल, तो उनके लाइफ के बाद ये एक्चुअली उन्होंने जो थ्योरी दिया वो एक्चुअली प्रूफ हुआ। ठीक है, अब कहोगे कि लाइट, वो भी उन्होंने जो प्रोड्यूस किया था बच्चों, वो माइक्रोवेव प्रोड्यूस किया था हर्ट्ज ने, बिकॉज जो लाइट है उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो उतने फ्रीक्वेंसी के वेरिएशंस, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशंस प्रोड्यूस करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन बाद में प्रूव हो गया हाँ सारे जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो आई होप कि तुम्हें इस चीज को समझ में आया होगा कि मैक्सवेल ने कैसे प्रेडिक्ट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब बच्चों अगर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब मैं बात करता हूं, अगर एक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट कर रहा है किसी मीडियम में, तो अगर मीडियम में एग्जिस्ट कर रहा है, इन दैट केस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इन दैट केस ई जब लिखेंगे तो ये म्यू नॉट के जगह पे सिंपली लिख देता हूं, म्यू नॉट के जगह पे म्यू आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के जगह पे एप्सिलॉन आ जाएगा, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ द वेव क्या हो जाएगा? 1 अपॉन
म्यू एप्सिलॉन का रूट। और अगर मैं अब पूछूं कि बताओ कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, हालांकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में म्यू से डिनोट करता है, तो मैं म्यू तो यहाँ पे किसके लिए डिनोट कर रहा हूं, परमिएबिलिटी के लिए, तो मैं म्यू नहीं लिखूंगा, तो मैं लिख दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। मीडियम के लिए स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज सी अपॉन वी। तो क्या हो जाएगा यहां से बच्चों, रूट ओवर म्यू एप्सिलॉन अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसको ऐसे भी लिखते हैं, म्यू को लिखते हैं म्यू आर इंटू म्यू नॉट, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिएबिलिटी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज इक्वल टू रूट ओवर म्यू आर एप्सिलॉन आर। म्यू आर इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी, एप्सिलॉन आर आर, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी चल रहा है, कोई एग्जिट नहीं करेगा यहां से। एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को कुछ और भी बोलते हैं, और कोई टर्म कोई बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बहुत बढ़िया ऋतु जी, बहुत ही बढ़िया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्सेप्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रूट के सिंपली। कहोगे सर क्यों, फॉर नॉन मैग्नेटिक मीडियम। नॉन मैग्नेटिक का मतलब हुआ कि पैरामैग्नेटिक, अच्छा हम लोगों ने तो ये भी नहीं पढ़ा है, उसको भी पढ़ाना है, मैग्नेटिज्म, बार मैग्नेट, ये सब नहीं पढ़ा है ना, पढ़ा दिया है? नहीं सर, नहीं पढ़ाया है। अरे हाँ, वो भी पढ़ाना है, तो चलो उसके बाद ये क्लास लगेगा। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल होता है, चूंकि नहीं पढ़ाया तो इसे बोल देता हूं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का म्यू आर बहुत बड़ा होता है। तो अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, पैरा हो या डाय हो, तो म्यू आर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। पैरा के लिए म्यू आर स्लाइटली ग्रेटर देन 1, और डाया के लिए म्यू आर स्लाइटली लेस देन 1 होता है, मतलब म्यू आर रफली ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 होता है, अदर देन मैग्नेटिक, मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अलावा। तो उस केस में हम रफली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कह सकते हैं रूट के, किसके लिए, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट ऑफ म्यू आर इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, या ये देखो एक बच्चा और एग्जिस्ट हुआ, एनर्जी डेंसिटी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर प्रोपगेट कर रहा है तो इसमें कितना, क्या एनर्जी है, क्या इंटेंसिटी है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान देना, इसमें भी सवाल आते हैं। बताना, हमने ये पढ़ाया था कि अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एनर्जी एसोसिएटेड होता है ना। जो हम लोग कहते थे सेल्फ एनर्जी पढ़ाया था, तो कहा तो सेल्फ एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। और वहां से मैंने ये भी बताया था कि एनर्जी डेंसिटी क्या होता है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फॉर्मूला पता है तुम्हें, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी। वैसे ही
एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, एनर्जी डेंसिटी फॉर मैग्नेटिक फील्ड भी तुम्हें पता है कितना होता है, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। अब चूंकि किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों है, अगर ये दोनों है तो दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी है, तो कितना एनर्जी डेंसिटी होगा, व्हाट इज यू नेट, नेट एनर्जी डेंसिटी इन ईएम वेव, इसका एनर्जी डेंसिटी प्लस इसका एनर्जी डेंसिटी। अब सुनना बच्चों, किसी भी पॉइंट पे, अब मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, अब उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी 0 है, कभी मैक्सिमम है, कभी बीच का है, तो उस पॉइंट पे जो डेंसिटी है टोटल एनर्जी का वो तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, बी भी चेंज हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ई अगर मैक्सिमम है तो बी भी मैक्सिमम है, ई अगर 0 है तो बी भी 0 है, मतलब नेट डेंसिटी भी अभी 0 है, फिर मैक्सिमम है, फिर बीच का कहीं है। तो ये तो एनर्जी डेंसिटी इंस्टेंटेनियस आएगा अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पुट किए तो, जो वेरिएबल है। तो इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इंस्टेंटेनियस में, लिख देता हूं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई की जगह पे ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी, और प्लस ये भी। अगर मुझे एवरेज निकालना है तो मैं फिर से नहीं प्रूफ करने वाला हूं, व्हाट विल बी द एवरेज, इंस्टेंटेनियस नहीं, एवरेज बोल रहा हूं, एवरेज एनर्जी डेंसिटी कितना लिखूं बच्चों, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। मनस्वी बताओ क्या लिखो इस पे, इसका एवरेज कितना हो जाएगा, हाफ प्लस इसका भी, बी की जगह पे बी नॉट लिखेंगे तो 1/2 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर, यहां भी साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस एक्स आएगा तो यहां भी हाफ, तो कैन वी से दैट यू नेट यू एवरेज जो आ जाएगा वो ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट स्क्वायर, म्यू नॉट। क्या इसमें किसी को तकलीफ, बहुत इंपॉर्टेंट सी चल रहा है, एवरेज डेंसिटी में ई नॉट का भी टर्म है और बी नॉट का भी टर्म है, मतलब एक्चुअली ईएम बेस में जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी कॉरेस्पॉन्डिंग है और मैग्नेटिक फील्ड के भी कॉरेस्पॉन्डिंग है। क्या ये दोनों डेंसिटी इक्वल है, क्या जितना एनर्जी स्टोर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में है क्या उतना ही मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में है या डिफरेंट है, क्या ये दोनों इक्वल है या नॉट इक्वल है, अगर नॉट इक्वल तो कौन ग्रेटर है। तो मैं लिखता हूं एनर्जी डेंसिटी इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना आया है 1/4 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। कुछ बच्चों को चमक गया होगा कि क्या करने वाले हैं सर, बी नॉट इजकल टू कुछ बताया था क्या, ई नॉट इजकल टू सी इंटू बी नॉट बताया था, बी नॉट इजकल टू ई नॉट बाय सी, 1/4 म्यू नॉट ई नॉट स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, बाय सी स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों 1/c स्क्वायर, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो ये म्यू नॉट गया 1/4
epsilon naught E naught square, that is equal to energy density in form of electric field. That means net energy density जो है that is equal to either मैं कह सकता हूं हाफ, क्योंकि ये 1/4 है, ये भी 1/4, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर कह सकते हैं, या हाफ बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट कह सकते हैं, या 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट, कोई भी बोलो। ये हो गया एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर्ड है, एवरेज। एक होता है इंटेंसिटी। तो नेक्स्ट लिखो इंटेंसिटी। अब कभी कभी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं एनर्जी डेंसिटी और इंटेंसिटी में क्या फर्क है, क्या दोनों एग्जैक्टली सेम है या कुछ डिफरेंट है, डिफरेंट है तो क्या रिलेशन है। ठीक है, 40 से 31 हो गया, मतलब 9 बच्चे निकल गए अभी तक। इंटेंसिटी कैसे डिफाइंड है बच्चों? इंटेंसिटी डिफाइंड है कि यूनिट एरिया से 1 सेकेंड में कितना एनर्जी क्रॉस करेगा। एनर्जी क्रॉसिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। मान लो वेव ऐसे प्रोपगेट कर रहा है, उसके नॉर्मल हमने एक एरिया लिया, यूनिट एरिया है, 1 यूनिट एरिया। लाइट वेव प्रोपगेट कर रहा है, 1 सेकेंड में जो वेव है यहां से c डिस्टेंस पीछे, t=0 पे जो वेव अभी पास कर रहा है, यहां से c डिस्टेंस पीछे, ये भी 1 सेकेंड में क्रॉस कर जाएगा। मतलब इतने पार्ट में जितना एनर्जी है सब क्रॉस कर जाएगा 1 सेकेंड में। दैट मीन्स इंटेंसिटी जो हो जाएगा एनर्जी इन दिस वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना है 1 इंटू सी, 1 इंटू सी, और इसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड है, तो वॉल्यूम इंटू एनर्जी डेंसिटी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड और ये दोनों का, दैट इज इक्वल टू इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इंटू सी। सो अगर पूछा जाए व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट वेव, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ई नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ई नॉट है, तो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर हो जाएगा इंटेंसिटी इंटू सी, या कोई कहेगा हाफ बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट इंटू सी, और इसको लिख रहा हूं, या इसको कोई कहेगा हाफ एप्सिलॉन नॉट एक ई नॉट और एक ई नॉट को लिख लेते हैं बी नॉट इंटू सी, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर।
ई नॉट इंटू ई नॉट, ई नॉट और एक ई नॉट को बी नॉट इंटू सी, सी स्क्वायर जाएगा, और सी स्क्वायर को क्या लिख देंगे 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट जाएगा, तो बताना क्या लिख सकते हैं इंटेंसिटी को, म्यू नॉट रह जाएगा 1 बाई 2 म्यू नॉट ई नॉट इंटू बी नॉट। समझ में आया बच्चों? आई का वैल्यू ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हैं। क्योंकि 9 बज गया तो आज का क्लास मैं यही फिनिश करता हूं। एक छोटा सा चीज बच गया है, पॉइंटिंग वेक्टर, तो मैं वहां से बताऊंगा, और स्पेक्ट्रम तुम खुद से पढ़ोगे, एनसीईआरटी लोगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, या कोई भी बुक, माइक्रोवेव या रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजुअल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, ये होता है ऑर्डर डिक्रीजिंग वेवलेंथ का या इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का। सो ड्रॉ द डायग्राम, और किसी का एग्जैक्टली शार्प बाउंड्री नहीं होता है, एक रफ आइडिया होता है, तो उसको जरूर देख लेना, उसमें पहले सवाल पूछते थे, अभी भी आ सकता है।